इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो एक बार फिर आपको हम बता दें कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे और दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज इससे पहले मोदी को वर्ल्ड लीडर कहती आई हैं, तो इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 193 देशों के सामने बात करेंगे तो जाहिर है कि दुनिया उनकी इस स्पीच को गौर से सुनेगी। दुनिया में आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन्हें देखते हुए मोदी का यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 20 साल पहले 9/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और आज 20 साल बाद आतंकी तालिबान ही अफगानिस्तान पर काबिज हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के हर शख्स को वैक्सीन की जरूरत है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का बड़ा मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री की आज की स्पीच में क्या क्या बातें होंगी, इन्हीं मुद्दों पर हम अपने सारे मेहमानों से बात करेंगे आज मुकाबला में। लेकिन इस संबोधन की कुछ बड़ी बातें समझ लेते हैं। कुल 193 देश जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आज सुनने जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे यानी अब से 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये स्पीच लाइव आप सुनेंगे। यह भी समझिए कि आज किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का यह भाषण होने जा रहा है। 9/11 आतंकी हमले के 20 साल पूरे हो चुके हैं। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। अफगानिस्तान में बदलते हुए हालात बहुत बड़ा इशू है। कोरोना की मार के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी मोदी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की मांग विकासशील देश खासकर भारत लगातार करते आ रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और महाशक्तियों और विकासशील देशों के बीच विवादों पर कोई रास्ता निकालने के लिए भी मोदी कोई बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन इसलिए खास है क्योंकि यह इस महासभा का 76वां सत्र है। यूएन में 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा है। कोरोना की वजह से पिछली बार प्रधानमंत्री का रिकॉर्डेड भाषण यहां पर सुनाया गया था। 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में स्पीच देने जाएंगे। 3 बार प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क जाकर भाषण दिया और पिछले साल मोदी ने वर्चुअल स्पीच दी थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बीच भी उठा वो था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान का रोल। आतंकवाद से कैसे भारत और अमेरिका समेत पूरा देश लड़े और पाकिस्तान को इसके लिए कैसे अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों पर लगाम लगानी पड़ेगी, इसी पर आज का मुकाबला में हम अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ यहां से भी रक्षा विशेषज्ञ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे। तो जरूर देखिएगा मुकाबला। तो 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे और उनकी स्पीच का कोर एजेंडा होगा कोरोना महामारी से बचाव। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को संदेश देंगे कि कोरोना महामारी से बचाव में भारत का कितना अहम रोल रहा है और रोजाना लगभग 1 करोड़ वैक्सीनेशन तो भारत अपने देश में कर रहा है। इसके अलावा अब एक्सपोर्ट भी की जाएंगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी महासभा को यह भी बताएंगे कि कोरोना से वैश्विक आर्थिक मंदी से दुनिया कैसे निपटे। जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री मोदी महासभा में आज बोल सकते हैं। तो मेहमानों के साथ इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में क्या कुछ विषय उठ सकते हैं और आपको बता दें इससे पहले इमरान खान वो यूएन असेंबली में स्पीच दे चुके हैं और जैसा हर बार होता है एक रटा रटाया भाषण उनका जिसमें भारत के लिए कहने के लिए बहुत सी खराब बातें होती हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका को भी बहुत कुछ सुनाया है। तो उसकी रोशनी में भी क्या प्रधानमंत्री कुछ जवाब उनको दे सकते हैं, ये भी बात उठेगी। मुकाबला देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अब से तकरीबन 1.25 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएन जनरल असेंबली से पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे और यूएन में इससे पहले इमरान खान बोल चुके हैं जिन्हें भारत और कश्मीर का जिक्र करना भारी पड़ गया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि खुद को फायर फाइटर बताने वाला खुद आगजनी करता है। इमरान खान को भारत ने साफ लफ्जों में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पीओके खाली कर दे। और आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या उसमें भी कहीं जिक्र हो सकता है पाकिस्तान या अफगानिस्तान के हालात का। बात करने के लिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद सारे मेहमान जुड़ेंगे। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हामिद खान अल मशरिकी जी ये वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और आरिफ अब्बासी जी जो पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी है पीटीआई उसके सीनियर लीडर हैं। तो मैं सारे मेहमानों का स्वागत करता हूं और एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दीजिए। इसके बाद हम सीधे आज के मुकाबला की बहस शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हैं। जैसा हमने आपको बताया 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी को यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करना है। संजू वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, हामिद खान अल मशरिकी साहब पाकिस्तानी पत्रकार, आरिफ अब्बासी साहब पीटीआई के सीनियर लीडर, आप चारों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। संजू वर्मा जी, प्रधानमंत्री के आज की स्पीच के बारे में बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की जो भी अब तक हमने यूएन में स्पीच देखी एक होलिस्टिक स्पीच होती है, उसमें वो ब्रॉड इश्यूज को टच करते हैं। लेकिन जैसे अभी कल रात
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो स्पीच दी, तो उसका जो कंटेंट था वो पूरी तरीके से या तो अफगानिस्तान के हालात में कैसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ, अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका उनको दगा दे करके चला गया, और उसके बाद यूजुअल तरीके से जो वो भारत के खिलाफ बोलते हैं वो सारी बातें थी। तो क्या उम्मीद करें प्रधानमंत्री के संबोधन से? सौरभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यदि 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, और ये उनकी अमेरिका को 7वीं विजिट है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 76 सेशन आज वो एड्रेस करेंगे, जो कि हर भारतीय के लिए बहुत गौरव की बात है। आपने सही कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा ब्रॉड इश्यूज पर फोकस करते हैं। जैसा कहा जाता है अंग्रेजी में, द बिग पिक्चर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, द स्मॉल थिंग्स टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आपको पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच में बायलैटरल डिस्कशन हुई, या फिर नरेंद्र मोदी जी और कमला हैरिस के बीच में डिस्कशन हुई जी, कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर ऑफ कोर्स डिस्कशन हुई, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, ट्रेड टाइज को कैसे और बढ़ोतरी मिले, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एफडीआई डेस्टिनेशन है, सिंगापुर और जापान के बाद। अमेरिका भारत का टॉप 3 आर्म सप्लायर में से एक है। अमेरिका भारत का टॉप 3 में से फार्मास्यूटिकल्स एंड एनर्जी डेस्टिनेशन है। तो मुझे लगता है ये सब चीजों पर विचार विमर्श डिटेल में जरूर जो मिड लेवल ऑफिसर्स है वो करेंगे, बट प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से ये जरूर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये दोनों अमेरिका और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वाड समिट तो आपको पता ही होगा, पहली बार इन पर्सन समिट हो रहा है इस साल। ऑलरेडी वर्चुअल समिट मार्च में हो चुका था। एक चीज सौरभ जी जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं इसको पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहती, पर विपक्ष बार बार कहता है कि क्वाड समिट के दौरान आखिर ऐसा क्या महत्वपूर्ण अचीव होगा। तो इनको याद दिला दूं कि क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग के तौर से मौजूद रही है सिंस 2007। 2007 से लेकर आज 2021 हो गया। 14 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के चलते जो एक लूज इनफॉर्मल ग्रुपिंग थी ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज वो एक फुल फ्लेजेड ग्रुपिंग है जिसने चाइना को क्लियर मैसेज दिया है कि भाई यू आर नॉट वेलकम। आपकी जो विस्तार वादक स्ट्रैटेजी है, एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी है, वो इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी को आहत पहुंचा सकती है। और मुझे लगता है ये मैसेज जो बाइडेन, कमला हैरिस और नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तित्वों के द्वारा बहुत क्लियरली सबको। देखिए, अब 1 घंटा रह गया है संजू जी, जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। मैं ये सवाल जनरल प्रसाद के पास से जानना चाहता हूं। सर, बहुत सारे विषय हैं जिसका अभी जिक्र किया संजू वर्मा जी ने, चीन के हाल, चीन के साथ हमारी जो हालात हैं, रिश्ते हैं, उसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोरोना को लेकर इस वक्त दुनिया में एक अलग किस्म का पूरी दुनिया का कंसर्न है, और वैक्सीन को लेकर के भारत ये आप कह चुका है कि अब एक्सपोर्ट भी शुरू करेगा। आपके लिहाज से क्या बड़े कॉन्टूर्स हो सकते हैं प्रधानमंत्री की स्पीच के? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो पहला सवाल संजू वर्मा जी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ बयान दिए हैं, जी हाँ, और क्या उस किस्म के बयान हमारे प्रधानमंत्री देंगे। इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड के लीडर हैं, केवल भारत के नहीं बल्कि वर्ल्ड के लीडर हैं, और भारत के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनकी तुलना हम प्रधानमंत्री जो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री है पाकिस्तान से, उनसे तुलना कर ही कैसे सकते हैं। उनकी सोच और हमारे प्रधानमंत्री की सोच के बराबरी कौन कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ की सोचते हैं और इमरान खान कहाँ की सोचते हैं कि कल सुबह बाजवा साहब का क्या हुक्म आएगा उसको कैसे मानना पड़ेगा। तो लेट अस नॉट कंपेयर द टू। अब देखिए, जो जॉइंट कम्युनिके निकला है पब्लिक डोमेन में, उसको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो जितने विश्व में आज लोगों को चिंतित कर रही हैं चीज़ें, सबसे पहले जो सिक्योरिटी है, इंडो पैसिफिक की बात है, क्वाड की जो एक तरह से गठबंधन हुआ है वो किस वजह से कहते हैं इनफॉर्मल है या उसको फॉर्मल कहिए, उसकी विषय में बात करेंगे अभी 2 मिनट के बाद। आप क्लाइमेट चेंज की बात कीजिए, आप वैक्सीन मेडिकल की बात कीजिए, आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कीजिए, आप एयर अर्थ की बात की।
तो जितने आज मुद्दे किसी के भी सामने हैं, कोई भी उसको सोच के बता सकता है कि आज विश्व के सामने कितने 10 मुद्दे हैं। उन 10 के 10 पर बातचीत हुई है, पहली बात। और जो ये जॉइंट कम्युनिटी के निकलता है ना, ये ऐसे नहीं कि उनकी जो मीटिंग हुई 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसके बाद तुरंत ये तैयार हो गया। इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी समय से ये चल रहा है। इस पे जो वर्किंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो मिलके इसको बातचीत करते हैं, एक एक मुद्दे को डीपली डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद ये कम्युनिके बनता है और ये सब अपने अपने लीडर से अप्रूव कराते हैं। जब पूरी इनकी अपने जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे अप्रूव हो जाता है, उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, मेडिकल हेल्थ, सबसे अप्रूव होकर फिर इसका ये मत समझिए कि ये पिछले 24 घंटे में हो गया। ये बड़ी डिटेल्ड स्टडी के बाद कम्युनिके निकला है और मैं कहूंगा कि ये कम्युनिके एक बहुत अच्छा कम्युनिके है। जितने विषय मेरे दिमाग में आते हैं आज, उनको सब पर उन्होंने तवज्जो दी है। यहाँ तक कि ड्यू न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया के बारे में बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट छूटा नहीं है जो कि जॉइंट कम्युनिके में ना शामिल किया गया हो। अब बात रही कि वो इन चीज़ों में से किन किन विषय पर आज जनरल असेंबली में भाषण देंगे। अगर आप उनके पुराने भाषण सुने जो पहले वो दे चुके हैं, उसमें आपको मालूम चलेगा कि ही विल स्पीक ऑन मैक्रो इश्यूज। वो बड़ी बातें करते हैं जिससे कि पूरे विश्व को वो इफेक्ट करती है। और जो हमारे नेबरिंग के लोग हैं, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बात करेंगे अफगानिस्तान की, बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे छोटी मोटी बात। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तो सुनने के लिए इस वक्त पूरा वर्ल्ड बैठा हुआ है। जी जनरल साहब, मुझे लगता है आपने जो अभी जिक्र किया पाकिस्तान का, नंबर 1 लीडर आपका, उस पर जरूर बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हमारे जो दोनों पाकिस्तानी मेहमान हैं वो देना चाहेंगे। तो पहले हम हामिद अल मशरकी साहब जो है वो कहना चाह रहे हैं। देखिए जनरल प्रसाद भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी में डिफेंस एक्सपर्ट्स में एक जाना माना नाम है। उनकी ये राय है कि इमरान खान साहब ने जो स्पीच दी, जो बड़ी एक बाइनरी में वो बात करते हैं हमेशा, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, तालिबान, वैसा भाषण प्रधानमंत्री मोदी का नहीं होगा। आपकी राय? थैंक यू वेरी मच सौरभ। मैं ये कहूंगा कि जनरल साहब ने ये जो बात कही कि इनके मोदी साहब की कोई भी तुलना नहीं बनती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात तो बोरिस जॉनसन करते हैं, उनको अप्रिशिएट जनरल असेंबली में, तैयब उर्दगान करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी अब जब से इमरान खान आया है अमेरिका की वो नहीं सुन रहा है। इस हवाले से जहां तक वर्ल्ड लीडर बनने की बात है या होने की बात है, तो मैंने कल भी आपको कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी तकरीर सुनी जाती है, देखी जाती है, यूएनजीए में जिसका वेट किया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर है। ये तो हो गया फैक्ट चेक। अच्छा हो गया बिलियन ट्री की बात होगी। एनवायरमेंट और के हवाले से देखें तो हमारा जो 2 बिलियन ट्री का मंसूबा है वो पूरी दुनिया में एनवायरमेंट के लिए एक रेवोल्यूशनरी चीज के तौर पे देखा जा रहा है। हमने कोरोना पे भी बात कर ली, हमने जनाब इंटरफेथ जो हार्मनी है उस पे बात की है, हमने इस्लामोफोबिया पे बात की है, हमने टेररिज्म की बात की है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो भारतीय सेना जो वॉर क्राइम कर रही है कश्मीर में, उसके ऊपर बात की है। हमने जो बात की है वो रीजनल इश्यूज के साथ साथ उस इश्यूज पे की है जो पूरी दुनिया का पीस खतरे में डाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के अंदर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि मैं आपको बताता हूं, टाइम जब दुनिया इकट्ठी हो और मैंने जो स्पीच सुनी अदालत में लेके हाँ साहब मैंने जो स्पीच सुनी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की, उससे ये लगा कि वो विक्टिम प्ले कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सुने मेरी बात, मैं नहीं कह रहा, आपने भी सुनी स्पीच, मैंने भी सुनी। उन्होंने ये कहा कि भाई अमेरिका जो है हमें दगा दे करके छोड़ गया, अमेरिका की लड़ाई में हमारे 80,000 लोग जो है वो मारे गए और हम पर ही। अब देखिए ये इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में चिंदका। किसी ने कुछ कहा आज तक ऐसा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला। इमरान खान बोल रहे हैं कि दुनिया जो है हमें विलेन पेंट करना चाहती है अफगानिस्तान के लिए, कि जैसे अफगानिस्तान के हालात के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं, वो खुद क्यों कह रहे हैं ये बात? उनको इसका एहसास है कि दुनिया ऐसा मानती है कि अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। सौरभ, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं कि इमरान खान दुनिया को यह रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कैन वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन अफगानिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज ए फायरवॉल बिटवीन अफगान तालिबान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको यह बात समझनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल जो स्पीच थी उसके अंदर उन मुद्दों पे बात की गई जो इंतहाई रेलिवेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप देखें, मेरा छोटा सा एक पॉइंट है,
आप ये चीज देखें कि कल मैं कहूंगा कि इंडियन फॉरेन ऑफिस बड़ी बुरी तरह फेल हुआ है न्यूयॉर्क में कि कमला हैरिस के से मीटिंग के बाद 9 ट्वीट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, और कमला हैरिस का एक ट्वीट भी नहीं आता। थोड़ी सी ऐसा देखो खान साहब देखिए मैं आपको बोलने देता हूं, आप क्योंकि आपका व्यू पॉइंट आना जरूरी है, लेकिन अब आप अगर बिल्कुल लॉजिक को जो है सर के बल खड़ा कर देंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए नहीं, रिकॉर्डेड स्पीच चला रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहा है, क्वाड समिट हो रहा है और वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने पता नहीं कौन से तीर मार दिए। मैं चाहूंगा एक बार जनरल साहब एक बार रिस्पॉन्ड करें आपकी बात। जनरल साहब, फिर आरिफ साहब में आता हूं। मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? देखिए कमला हैरिस ने कल क्या कहा? कमला हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा है। ये कौन नहीं मानता कि 34 मिनिस्टर्स जो अफगान गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेयर्ड, ये सबको मालूम है। पाकिस्तान कहता है कि इनको आप रिकग्नाइज कीजिए। तो और वर्ल्ड में जितने लीडर्स को मैंने सुना है पिछले 10-15 दिनों में, वो तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंचार्ज है अफगानिस्तान में टेररिज्म को बढ़ोतरी देने के लिए। तो इसमें मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? देखिए, लेट मी बी वेरी फेयर, मैं अपने देश की ऑफ कोर्स बातचीत करूंगा, और जो पाकिस्तान से वो पाकिस्तान की बातचीत अवश्य करेंगे। तो आई डोंट डिनाई कि वो अपनी पाकिस्तान के बारे में नहीं बताएंगे, वो तो अवश्य बताना भी चाहिए उन्हें। अगर पाकिस्तानी कैसे हुए भैया? अगर हम भारतीय हैं, संजू जी और मैं भारतीय हैं, तो हम भारत की बात करेंगे ना, और वो जो पाकिस्तान के वो पाकिस्तान की बात नहीं करते तो क्या करेंगे? लेकिन एक सवाल इनसे ये पूछना जरूरी है कि क्या इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है कि सिलेक्टेड आर्मी के प्राइम मिनिस्टर हैं? अगर आर्मी का प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, अवश्य दीजिए। नहीं, देखिए जवाब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका जवाब तो मालूम है हमें सबको। देखिए, लेट अस बी वेरी फेयर टू ऑल ऑफ अस। मेरा मानना यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस किस्म की डिबेट में आएगा वो अपने देश की पैरवी करेगा ना। मैं अपने देश की बुराई तो कर नहीं सकता ना, मैं अपने देश की बुराई सुनने को तैयार हूं। अगर आप मेरे देश की बुराई, सवाल वो नहीं है, लेकिन अगर ये कहें कि भाई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने बड़े ढोल पीट दिए दुनिया में जाकर के और इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, तो उसका जवाब ये क्या कहेंगे बेचारे? लॉजिकल जवाब देना पड़ेगा। व्हाट एल्स वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम? चलिए ठीक है, आपने जो सवाल किया था मैं जरा आरिफ अब्बासी जी से उसका जवाब ले लेता हूं। इनका सवाल है, वैसे तो दुनिया पूछती है और दुनिया जवाब भी खुद दे देती है। इन्होंने कहा इमरान साहब आपकी, सर वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, जरा उनको मौका दे दें आरिफ साहब को। इनका जनरल साहब ने पूछा कि भाई पहले ये तो साबित हो जाए इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, और ये सिलेक्टेड का शब्द जो है ये बाहर से या भारत से नहीं आया, ये आप ही के देश के लोगों ने बोला कि ये सिलेक्टेड है। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इमरान खान की कल की स्पीच एक आलमी मुदब्बर की स्पीच थी। उसने दुनिया को सिक्योरिटी वाइज, मुआशी तौर पे और बाकी क्लाइमेट के बारे में दुनिया को जो मसाइल दरपेश थे उसका अहाता किया उस पूरी कंप्रिहेंसिव तकरीर में। और जहां जनरल साहब कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है मोदी का और इमरान खान साहब का, तो वाकई ही नहीं है। मोदी का बैकग्राउंड देख लें, इमरान खान का देख लें, मोदी की क्वालिफिकेशन देख लें, स्ट्रगल देख लें, इमरान खान की देख लें। इमरान खान का पीछे जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है या इनका खानदानी बैकग्राउंड, और मोदी के, इन दोनों का मुकाबला हो नहीं सकता। करते हैं सर, चलिए बोलिए, अभी करते हैं। आरिफ साहब आप बोलिए इमरान खान के बारे में, हम यहाँ या संजू जी जवाब देंगे। बताइए आप कैसे, आप बताइए क्या तुलना है, क्या तुलना है? जनरल साहब को यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने 23 साल स्ट्रगल करके इस मुल्क के करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए, इनका कोई हक नहीं पहुंचते ये तोहिन करे उनके, हमारे करोड़ों लोगों के वोटों की। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये अच्छा होता मोदी साहब अपने दाखिली मसाइल कि उसमें कश्मीर है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, दिलत है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उन मसाइल को हल करके अपने जो रीजनल मसाइल है, सारे ममालिक इस टाइम इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं, सब कॉन्टिनेंट के, जनूबी एशिया के। अगर अपने आप को कोई ताकत आपने साबित करना है तो आप अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें। मैं आरिफ साहब एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जब पाकिस्तान से इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं तो उस वक्त जरा सोचना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं दुनिया सुन रही है उसको। क्या 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 आज 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 भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कहेगा और आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसकी कभी ऑडियंस कंपेयर की है आपने
कि कौन, मैं आपको कितने लोग बताता सुनते हूं। होंगे उस बात को? मेरी अगर बात आप सुन लें, इस टाइम इंडिया के जो खारजी हालात है, इंडिया को हम मानते हैं बड़ी मईशत है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, आबादी के हिसाब से, मईशत के हिसाब से खित्ते का बड़ा मुल्क है और एटमी ताकत भी है, इसमें दो राय नहीं है। बट क्या वजह है कि इंडिया को वो मुकाम दुनिया में नहीं मिल रहा जो वो डिजर्व करता है, अपने हुजूम के हिसाब से, मईशत के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से? उसकी वजह यह है कि उसकी सर, अब आपको अगर वो मुकाम नहीं दिखता, अगर पाकिस्तान को वो मुकाम नहीं दिखता है, तो मुझे लगता है आपको अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है सर, उसमें बहुत पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, वो पाकिस्तान को कराना चाहिए ताकि आपको दुनिया के असल हालात दिखाई दें, उसमें भारत की पोजीशन क्या है और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, ये दोनों चीजें पता चले। बहरहाल आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मैं चाहूंगा आपका जवाब हमारी तरफ से भी पॉलिटिकल आदमी दे, संजीव वर्मा देंगे आपकी बात का जवाब। नहीं, मेरी बात अगर आप पूरी सुन लें। नहीं, आपने काफी बोल लिया, अभी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। थैंक यू। सौरभ जी, मुझे लगता है आपने बहुत सही ढंग से समझाया कि इनको लगता है मोतियाबिंद को ऑपरेशन करवाना चाहिए। जनरल प्रसाद ने भी बहुत अच्छे पॉइंट दिए। जो लोग पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हैं, पहली बात तो ये, आपकी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का साइज $250 बिलियन से कम है और भारत की जीडीपी का साइज 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। दूसरी बात, आपके फॉरेक्स रिजर्व कुछ भी नहीं है। आप आईएमएफ के पास कटोरा लेकर जाते हो भीख मांगने के लिए कि हमको $10 बिलियन दे दीजिए, $20 बिलियन दे दीजिए। आपकी जानकारी के लिए भारत का फॉरेक्स रिजर्व करंटली $642 बिलियन, विश्व में चौथे नंबर पर है हम फॉरेक्स रिजर्व। तीसरी बात, कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने न केवल अपने देशवासियों का पर विदेशों में भी लोगों की सहायता की, 95 कंट्रीज को हमने कोवैक्स फैसिलिटी के तहत 6.5 करोड़ डोजेस दी, उसकी बहुत प्रशंसा की कमला हैरिस ने। उन्होंने कहा कि यह बहुत ताज्जुब और बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है कि दिन में लगभग 1 करोड़ डोजेस दिए जा रहे हैं पिछले 15-16 दिनों से, जो कि बहुत कम देश ऐसा कर पाए हैं। सबसे और एक अहम बात आपको बता दूं कि फिलहाल भारत ने 85 करोड़ वैक्सीन डोजेस दे दिए हैं और भारत की 65% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को 1 डोज लग चुका है। आपको पता है भारत की जनसंख्या क्या है? लगभग 140 करोड़। आपको पता है अमेरिका की जनसंख्या क्या है? सिर्फ 33 करोड़। तो आप सोचिए, एक 33 करोड़ की जनसंख्या वाले नेशन ने अभी तक अपने पूरी जनसंख्या को वैक्सीन नहीं लगवाई और 140 करोड़ वाली जनसंख्या के देश ने 65% एडल्ट पॉपुलेशन को 1 डोज लगवा दी है। इसलिए पाकिस्तान और भारत की तुलना बिल्कुल मत कीजिए। सबसे अहम बात सौरभ जी, जो हर्ष श्रृंगला भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कही, उन्होंने कहा whether it is bilateral discussion, whether it is forum discussion, whether it is within Quad और outside Quad, हम सब ने ये मान लिया है और ठाना है that Pakistan's role in Afghanistan, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान को जिस तरह से बढ़ोतरी दी है, एनकरेजमेंट दी है, we have to keep a track of that। इसलिए अपने आप को शाबाशी और ये बात जो है, ये देखिए बाइडेन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कल कि हम अफगानिस्तान पर बात करेंगे क्वाड में। प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात उनसे हुई है, उसकी जो समरी निकल के आई, उसमें मैं आ रहा हूं साहब, उसमें जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल का जिक्र हुआ, खराब रोल का जो जिक्र है पाकिस्तान का, वो हुआ मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बीच में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी सारी स्पीच उसी पर डेडिकेट कर दी, जैसे मैं अभी कह रहा था, उन्होंने अपने आप को विक्टिम प्ले किया। तो हामिद साहब, इसके बारे में भी तो बात करें ना जरा, आप ये भी तो बताएं ना कि दुनिया क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में। अब मैं वो फोन कॉल वाली बात बार बार कहना नहीं चाहता, पुरानी बात हो गई है, दुनिया हंस रही है इन पर। सौरभ जी, एक मिनट। हामिद जी, अच्छा, आप ये समझ रहे हैं, मैं मतलब सिंपल सी एक बात कहूंगा। हाँ। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस तरह इकोनॉमिकल फिगर्स और सारा कुछ के बावजूद, मैं आपके फिगर्स को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, मैं अपने फिगर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। इस सब के बावजूद अगर पाकिस्तान ने आपके बकौल पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया रॉ
और सबके असाब पर छाया हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किस तरह इंडिया को आउट किया, पाकिस्तान ने किस तरह इस सारे मामले के अंदर इंडिया की सारी प्रॉक्सीज को हराया। अब हम कश्मीर की आजादी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दे देंगे बस। आप अफगानिस्तान में आप क्या मानते हैं हामिद साहब? आप ये बात क्योंकि कई बार कहते हैं कि आपने अफगानिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज को हराया, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अमेरिका किसकी तरफ था? एक सेकंड, अमेरिका किसकी तरफ था? अमेरिका किसकी तरफ था अफगानिस्तान में? अमेरिका किसकी तरफ था? अमेरिका अपनी तरफ था। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। फॉर गॉड से ट्राई टू अंडरस्टैंड सौरभ, अमेरिका इज नॉट माय फ्रेंड, अमेरिका इज नॉट गोना बी योर फ्रेंड। दिस इज द ओनली थिंग। वो हम पे छोड़िए ना आप उस बात को। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अमेरिका की ये सरकार इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये रुख रखती है कि उनका स्टेट सेक्रेटरी ये बोलता है कि हम अपने रिश्तों को रिव्यू करेंगे पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। अमेरिका का राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री से बात नहीं करना चाहता, तो आप समझिए कि आपका रोल जो वहां पर रहा है वो भारत को छोड़ दीजिए। अमेरिका का जो रोल है ना, वो एक इंतहाई मीन कंट्री का है। उसने रशिया की वॉर के वक्त भी पाकिस्तान के साथ यही किया। पाकिस्तान के, मैं समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट्स की गलती थी जो उन्होंने अमेरिका की जंग में हिस्सा लिया और हमारे 80,000 लाइव्स गई। इट वाज अवर मिस्टेक। अब मैं ये कहता हूं कि वो पंजाबी में हम कहते हैं ना कि जो गन्ने हमने चूपने थे अब आपने चूपने। अब आप चाहते हैं कि यू वांट टू एंजॉय दैट राइड विद अमेरिका, गुड लक टू यू, बट ऑल आई वांट उसके लिए ऐसा है ना, वो सिचुएशन अराइज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम किसी देश के साथ वो कर नहीं सकते या कभी किया नहीं जो आप करते हैं, जो आपने अफगानिस्तान के साथ किया, जो आपने बांग्लादेशियों के साथ किया, तो वो परिस्थितियां तब निर्माण होती हैं। सौरभ, आप जो कुछ कश्मीर में कर रहे हैं, अच्छा ठीक है जनरल साहब, असम में जो हो रहा है, जनरल साहब, और एक चीज आप अब आप कश्मीर का राग आप कितने दहाइयों से गा रहे हैं और वो कहां पहुंचा ये सब दुनिया जानती है। एक मिनट जनरल साहब इस बात का जवाब दें। आज अमेरिका पाकिस्तान को, इमरान खान को बहुत बुरा लग रहा है। अब इन्होंने ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमको इस्तेमाल किया। कोई इनसे पूछे आप इस्तेमाल क्यों हुए और आपने इस्तेमाल होने की क्या कीमत ली है उनसे? जनरल साहब देखिए, मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हैं इनको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो ये इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब सबको विश्व में मालूम है, मुझे एक कंट्री दिखा दीजिए सिवाय चाइना के जो कह रहा है जी पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं हर हालत में। लेकिन ये भी जरा मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का कितना कर्जा है चाइना के ऊपर। तो ये सब बातें रहने दीजिए, असली बात देखिए समझ में आनी चाहिए कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम आगे चल रहे हैं। हम दुनिया में एक लीडरशिप की हैसियत बना रहे हैं। हम वर्ल्ड के एक, आपने जब अखबारों में पढ़ा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा, वर्ल्ड लीडर्स की एक लिस्ट निकली थी, उसमें शायद प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पे दिखाए गए वर्ल्ड लीडर्स में। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम है, इनको भी मालूम है, ये भी अखबार पढ़ते हैं, ये भी वही मैगजीन पढ़ते हैं। लेकिन अब ये क्या कहें इस टेलीविजन में आके, और मैं इनको क्या जवाब दूं? हर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में जितना अमन आज है वो कभी नहीं था। कश्मीर में हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, वहाँ पब्लिक खुश है उससे, वहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, वहाँ के लोग सिविल सर्विसेज में अपीयर होके पास होके टॉप पोजीशन में आ रहे हैं। क्या चीज़ है जो कश्मीर के अंदर आज कम हो रही है? हमारे जो वहाँ इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर एक चीज़ को देख रही है, और जहाँ गलत काम होता है कहीं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चाहे किसी भी संस्था की तरफ हो, उसके बरखिलाफ एक्शन होता है। तो वहाँ पर एक पुख्ता गवर्नमेंट चल रही है जो सब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करती है, वह इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है। तो इसके अलावा कश्मीर के बारे में तो देखिए, कश्मीर की बात तो ये 1947 से करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे, और जब तक ये मसला जब तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वहां से नहीं आएगा भारत के, मैं एक बात कहूंगा, हामिद साहब, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, छोटी सी एक बात, वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उन्होंने साफ साफ बता दिया
इमरान खान साहब की स्पीच पर, राइट टू रिप्लाई पर उन्होंने साफ साफ कह दिया पीओके से जाइए, मसला खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं ना कश्मीर का मसला हल करो, उन्होंने हल करने का तरीका बता दिया आपको। अरे मैं बताता हूं ना, आप अपने 7 लाख सेना कश्मीर से निकाल लें, ठीक है, उसके बाद रेफरेंडम करवा लें, जो आपके नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में प्रॉमिस किया, हम तैयार हैं। हामिद खान साहब, रेजोल्यूशन का पहला सेंटेंस क्या है? जी जनरल साहब सही बात बता रहे हैं, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, हामिद खान जी फैक्ट्स। एक सेकेंड प्लेबिसाइट, कश्मीर में रेफरेंडम की पहली शर्त बताइए क्या है? अभी जनरल साहब बता देंगे। पहली शर्त बताइए क्या है? पहली शर्त बताइए आमिर खान। टू बी डीमिलिटराइज, दोनों तरफ से डीमिलिटराइज हो, पहली शर्त ये है। आपने टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। No, it has to be demilitarized. First of all, कुछ निकालिए, चलिए अपनी फौज आप निकालिए, अपनी फौज निकालिए ना। फौज आएगी, आपकी 7 लाख फौज है, हमारी तो कोई फौज ही नहीं है। हमारी अवाम हमारे साथ है, हमारा कश्मीरी हमारे साथ है, और श्रीनगर का कश्मीरी भी मेरे साथ। फैक्ट चेक करें, फौज निकाले और अमन रखें। अमन सर ऐसा है ना, सर ऐसा है ना, आप एक बार हामिद खान साहब, आप एक बार वीजा अप्लाई कीजिए भारत का, और आपको हम कश्मीर लेकर चलेंगे, और आप कश्मीर जाइए, वहां के हालात आप देखिए, और उसके बाद फिर आपने कहा फैक्ट्स ना, तब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। अभी कल आपके साथ हमने कल आपके साथ पीओके के एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक स्पीकर को बैठाया, बाकी मेहमान नहीं थे कल इसी प्रोग्राम में, तो आपने कह दिया कि ये कभी गिलगित बाल्टिस्तान के बन जाते हैं, कभी ये पीओके के बन जाते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि वो तो हम सारा ही हमारा है ना, हम वहां से आने वाले सारे, वो तो वहां का कोई भी आदमी होगा, हम उसको अपना ही मानते हैं। मैं यही तो कहता हूं, वो बैठे स्वीडन में हुए हैं और पीओके आगे आप लिख रहे हैं। तो क्यों बैठे हैं? वो सोचिए ना कि आपके कब्जे वाले कश्मीर से लोगों को भाग कर क्यों जाना पड़ रहा है? गोरे चिट्टे को ला के कह दे ये कश्मीरी है, तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कश्मीरी गोरे चिट्टे है, मैं इसका क्या हल करूं? अच्छा चलिए, वो बोलते। अच्छा मैं एक सवाल ये जरूर पूछना चाहता हूं, आरिफ अब्बासी जी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि सवाल इमरान खान की स्पीच से उठा। तो इमरान खान की स्पीच, जैसा हमने पहले भी कहा आपको, कि वो बड़ी ऑब्सेस्ड स्पीच थी भारत को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के, और पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह को लेकर के। मैं कई बार पाकिस्तान के स्पीकर्स को सुनता हूं, वो उल्टा भारत के लोगों पर इल्जाम लगाते हैं आरिफ साहब कि हम पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड हैं। मुझे बताइए ऑब्सेस्ड कौन है? इमरान खान का दिन खत्म नहीं होता जब वो मोदी का नाम नहीं ले लेते। कौन ऑब्सेस्ड है भारत से? जब इमरान खान की कोई भी स्पीच आप उठा करके देख लें, उसमें वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करना नहीं भूलते जी। तो ऑब्सेशन आपकी है। इसका जवाब मेरे बॉइलिंग आरिफ अब्बासी जी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा से जो तकसीम हिंद है उसको कबूल नहीं कर पाया। पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे इंडिया का नाम शायद नादरी का भी आता हो, कोई प्रोग्राम नहीं करते। अरे सर ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, मैं टीवी में ही काम करता हूँ। आप बात आरिफ साहब, मैं टीवी में ही काम करता हूँ। अब मैं अपनी आंखों देखी बात कैसे झुठला दूं? इंडिया का कोई नाम भी नहीं आता, ना हमें इंडिया से कोई इतनी इंपॉर्टेंस है कि इंडिया के लिए हम अपने टाइम जाया करें। ये आपकी जो साइकी है ना, अफगानिस्तान से आपका क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान में अगर जरा से भी कोई बात होती है तो वहां झूठी ब्रेकिंग न्यूज, पिछले दिनों वो सेरीना होटल को पता नहीं 5 फ्लोर आपने बता दिया, जहाज का मसला। इंडियन मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। आप एक बार देखिए, अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया की बात की, आपको जितने घंटों की क्लिप्स चाहिए आपको मिल जाएंगी जिसमें भारत का जिक्र है आपकी मीडिया के ऊपर। आपने अफगानिस्तान का नाम लिया। आरिफ साहब एक बार जरा अफगानिस्तान जाके पूछ तो लीजिए कि वो अफगान लोग पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं। ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट से मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार जाके कभी अफगानिस्तान में किसी आदमी से पूछा आपने? जैली जमहूरियत को, लिबरलिज्म को दुनिया जहान में बिल्कुल नंगा कर दिया है। इस टाइम दुनिया जानती है बातें में
आप जवाब दीजिए संजू जी, जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में आपके अंदर आजादी, अरे आप बोलिए। अरे भाई ठीक है, उनको बोलने का मौका दिया, आप बोलिए तो आप जवाब दीजिए उनको। दलितों के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ सर, आरिफ साहब अब आप एक तरफा बोल रहे हैं, जरा सुन भी दीजिए ना। एक तरफा बोल रहे हैं आप, एक बार जरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुन के सर। एक मिनट, संजू वर्मा की आवाज है। मोदी साहब ने आके RRS ने, बोलिए संजू जी, बोलिए। आरिफ जी एक मिनट प्लीज। प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। थैंक यू। आप लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा दूसरों की बात भी सुन लीजिए। टेलीविजन चैनल पर सौरभ जी का शो बहुत जाना माना शो है, कि यहाँ पर वर्बल डायरिया मत दिखाइए। थैंक यू। पहली बात तो ये कि जो बार बार आप लोग कहते हो कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान या इमरान खान के साथ ऑब्सेस्ड है, ये गलत है। पाकिस्तान के इमरान खान ने जब वर्चुअल समिट को एड्रेस किया, क्या जरूरत थी? जब इतनी बार बोल चुके हैं सब लोग इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, आप इसको इंटरनेशनलाइज करने की बार बार कोशिश क्यों करते हो? दूसरी बात, कुछ ही दिन पहले चुप रहिए, कुछ ही दिन पहले 9/11 एनिवर्सरी थी, 20 ओसामा बिन लादेन को किसने पनाह दी थी? आप लोगों ने। आदमी सैयद सलाउद्दीन को कौन पनाह दे रहा है पाकिस्तान? सईद को कौन पनाह दे रहा है पाकिस्तान? मसूद अजहर को कौन पनाह दे रहा है पाकिस्तान? किसने फंड किया था? अरे सर, ओसामा बिन लादेन को कोई भी लाया था? ओसामा बिन लादेन को शहीद तो आपके नेता ने बताया था। आप लोगों का तो कोई है ही नहीं, न राज्य पॉलिसी है, न आप लोगों का कोई वो हम सबने देखा है। नजरिया है, न आप लोगों का मिलिटराइज्ड नेशन। आप चाइना की एक म्यूनिसिपैलिटी बन चुके हो। चाइना जिस तरह आपको घुमाना चाहता है उंगलियों पर, आप उसी तरह डुगडुगी की तरह नाचते हो। यू आर अ सैटेलाइट म्यूनिसिपैलिटी ऑफ चाइना। आपका खुद का कोई वजूद नहीं बचा, खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा, और भारत को आप भाषण देना बंद करिए। ट्रेडिंग बंद। अच्छा एक सेकंड, मुझे आपने भी कहा, एक सेकंड आरिफ साहब, एक मिनट। अभी आपने चाइना की बात कर दी, अभी आपने चाइना की बात कर दी। बात ये रहा कि आपके बारे में मैं कुछ बोलता हूं तो फिर वो बड़ी रेपिटेटिव बातें लगती है, लेकिन बोलनी पड़ती है। आपको उइगर मुसलमानों से कोई लगाव नहीं है। उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो लोगों को पकड़ पकड़ के दाढ़ियां काट रहा है। वहां पर रोजा रखना बना कर दिया गया है, मस्जिदें गिरा दी गई हैं, अजान नहीं होती चीन के अंदर। लेकिन आपके लीडर से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। और अभी आप भी कह रहे थे, हामिद साहब भी कह रहे थे कि पता नहीं कितनी देखी जाती है, उनकी नॉलेज कितनी ज्यादा है, दुनिया के पता नहीं टॉप लीडर्स में कितना शुमार है। जहां चाइना के उइगर मुसलमानों का जिक्र आता है उनको अल्जाइमर्स हो जाता है, उनकी याददाश्त चली जाती है कहीं। ये समझ में नहीं आता हमें, क्यों नहीं नजर आता है कश्मीर? अरे आप बोलिए ना, अभी आप इस शो पे बोलिए, आप मुझे बोलिए, आप पीटीआई के नेता हैं, आप बोलिए चीन मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, आप बोलिए, आप बोल के दिखाइए। आरिफ अब्बासी बोल के दिखाइए कि चीन मुसलमानों पे जुल्म करता है। हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत है, बोलिए, आपने हिम्मत है तो। बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीन कोई जुल्म नहीं करता, चीन कोई जुल्म नहीं करता। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर। चीन मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं करता। ये पीटीआई के सीनियर लीडर है आरिफ अब्बासी साहब, इमरान खान की पार्टी के नेता। इनका कहना है कि चीन ने मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं किया। जल प्रसाद, अब आप मुझे मालूम आप फिर कहेंगे कि ये इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन कम से कम वो फैक्ट जो पूरी दुनिया जानती है, और कितने देश ये मामला यूएन में ही उठा चुके हैं, उइगर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसको पाकिस्तान मानने से इनकार करता है कि चीन के एहसानों तले इतना दबा देश है। जनरल प्रसाद, मैं जवाब दूं? एक मिनट जी। देखिए, पाकिस्तान चीन का एक प्रोविंस बन चुका। जी सर, मुझे आवाज देखिए, पाकिस्तान तो एक चाइना का प्रोविंस बन चुका है, और ये तो मैं समझता हूं कि चाइना के ही बल पर आज। जन साहब आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं शुड आई रिस्पॉन्ड? कैन यू हियर मी? सर, यस, मैंने आप ही से पूछा, बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान इज बिकम अ प्रोविंस ऑफ चाइना, और चाइना इनको जिस तरह से ट्रीट करता है वो इनको खुद मालूम है
जिस तरह से उनके वहाँ पर लेबर को ट्रीट करता है उनको मालूम है, जिस तरह से बोर्ड एंड बेल्ट एंड रोड का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में पाकिस्तान का क्या हाल है वो मानते हैं ये लोग। और चाइना ने इस तरह की एक जाल रचा है पाकिस्तान के ऊपर कि ये बिल्कुल खोखले हो गए हैं आज। इनके पास ये टोटली डिपेंडेंट फॉर एवरी सिंगल रुपी ऑन चाइना। अगर चाइना इनकी एड एक दिन के लिए बंद कर दे तो ये इनका बुरा हाल हो जाएगा। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आई फील वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख होता है कि इस किस्म के जो एजुकेटेड लर्नेड पैनलिस्ट आते हैं उनको इस तरह से डिफेंड करना पड़ता है इनडिफेंसिबल चीज़ों को। आज की तारीख में विश्व में कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। इसमें क्या चाइना डिफेंड करेगा? चाइना ऐसे कभी कभी बोलता रहता है बीच में, लेकिन चाइना इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। ना कोई वर्ल्ड का कंट्री दिखा दीजिए जो पाकिस्तान को डिफेंड कर पा रहा है टेररिज्म के ऊपर। सारा विश्व मानता है, आज से नहीं, मैडम क्लिंटन के टाइम से ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेररिज्म। इनके घर के अंदर बैठा उसामा बिन लादेन, इन्हें पता ही नहीं है। अरे भाई, ऐसा कभी हो सकता है कि इतना बड़ा लीडर जो कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है, इनको पता ही नहीं है? इनकी मिलिट्री एकेडमी के बगल में वो रहता है, वो प्रोटेक्शन देते हैं, उनको पता ही नहीं है। और जब वहां से अमेरिकन सील्स आते हैं तो उनको वो भी नहीं पता है। तो ये अब देखिए, ज़्यादा क्या कहें हम इनसे। आई वुड लाइक टू से दैट्स इनफ फॉर देम टुडे। और मुझे माफ़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा इनके बारे में ना कह सकता हूँ ना कहना चाहिए। जी ठीक है, चलिए हामिद साहब जी जवाब दीजिए। चलिए, समय कम है लेकिन जी समय सौरभ, बात ये है कि आई डोंट वांट टू गो इन रिपीटेटिव थिंग्स। सिर्फ दो बातें कहूंगा, दो बातें अगर आप समझ लें। एक बात तो ये है कि आपको शायद पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप का डायनामिक समझ नहीं आता। पाकिस्तान ने बहुत कुछ चाइना के लिए किया है पिछले 40-50 साल में। पाकिस्तान ने चाइना को यूरोप से जोड़ा। पाकिस्तान है जो चाइना आपको $6 बिलियन फिलहाल देने से मना कर दिया। अच्छा, एक सेकंड, कराची से एक सेकंड। अच्छा संजू जी, एक मिनट। संजू जी प्लीज टाइम। अभी हामिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने चाइना के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने चीन को यूरोप से जोड़ा। सिर्फ ये बात कहता हूँ, हाँ बोलिए। अगर पाकिस्तान इतना छोटा मुल्क होकर आपके हिसाब से इतना अभी लिमिटेड इकोनॉमी के बावजूद अगर इंडिया के नब्ज पर इतना छाया हुआ है तो आप उस वक्त से डरे जब सर छाया नहीं हुआ है, छाया नहीं हुआ है, अब एक छाया नहीं हुआ है सर। अब एक मच्छर जो है आपके इर्द गिर्द भिनभिनाता रहे हर वक्त, तो आपको इरिटेशन होती है ना। तो भारत को पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है उससे इरिटेशन होती है हमको। मल्टीलेटरल इशू है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इंटरनल इशू कह दिया, इनको नॉलेज ही नहीं है। शायद मैं हैरान हूं, इनको नहीं पता कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा मैं माफी चाहूंगा संजू जी और हामिद साहब, आप लोग बोल रहे हैं, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कुछ तस्वीरें आ रही हैं न्यूयॉर्क से, वो इस वक्त दिखाना जरूरी है। मैं सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता चलूं। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब का, संजू जी, हामिद साहब और आरिफ साहब आपका आने के लिए। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूयॉर्क से देख रहे हैं इंडिया टीवी के कैमरे से। और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं यूएन जनरल असेंबली में अपने भाषण के लिए। और उसी के नज़दीक यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत और अमेरिका के झंडे एक साथ लहराते हुए। पूरे देश को इंतजार है बस 6:30 बजने का, जब यूएन में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने भारत की बात करेंगे। फिलहाल हम इस स्पेशल कवरेज में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।